मार दूंगा सालों को। और रही बात तेरे बेटे की, वो हमारे हाथों से मारा जाएगा। डाकू कर्मा, यू आर अंडर अरेस्ट। भागने की कोशिश मत करना, नहीं तो तुम्हारी धज्जियां उड़ा दूंगा। क्या बात है। वाह वाह रे बटोरी सिंह, वाह। हट साले। पेशाब कर दिया साला। अबे सिर्फ डांटने से पेशाब हो गई तेरी। साले हरामखोर देख रहा है, वो निहत्था है, उसके हाथ में कोई हथियार नहीं है। हा? तेरे हाथ में ये बंदूक है, कारतूस से भरा हुआ बेल्ट है, क्या करेगा बे वो? अरे तो साले कारतूस बम सब तो तू छीन लिया ना बे। हा? साले डांटने से मुंह दिया हरामखोर। जय हाथ में ले पकड़। आजा 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 आजा। साले देखने में गधा जैसा है ये। डाकू कर्मा, बहुत परेशान किया तुमने पुलिस वालों को। जीना हराम कर रखा था पुलिस वालों का, और आखिर में आज पुलिस के हाथ आ ही गया। और आज वैसे भी तुम्हारा इनकाउंटर होगा मेरे हाथों, मैं तुम्हारा इनकाउंटर करूंगा। ऊपर से आदेश था कि डाकू कर्मा को देखते ही गोली मार दिया जाए। बस इंसानियत के नाते मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूं। यही जानना चाहता हूं कि तुम रहने वाले कहां के हो। अगर तुम्हारे परिवार में कोई जिंदा हो तो उसका पता मुझे बताओ, ताकि तुम्हें गोली मारने के बाद मैं तुम्हारी लाश उन्हें सौंप सकूं। यही बताओ बस, कहां के रहने वाले हो? इंस्पेक्टर साहब, हाँ, मैं इस बात को जानता था कि मैं गलत काम कर रहा हूं, इसका अंजाम भी गलत होगा। हाँ, लेकिन बहुत छोटा सा काम बचा हुआ था, अधूरा छूट गया। किसी और को मारना था अभी? जरूर। और किसी को मौत के घाट उतारना था? जरूर। जिसे जिसे मारना था डाकू कर्मा तुम मार चुके। अब बारी तुम्हारी है, मैं जितना पूछ रहा हूं उतना बताओ बस। ठीक है, सुनो मैं बता रहा हूं। बताओ। नाम कर्मा मेरा, ताजलपुर है मकान। नाम कर्मा, ताजलपुर है मकान। बापू का नाम बुधिराम मेरे रहा। एक बहना थी कजरी हमारी सुनो। एक बहना थी कजरी हमारी सुनो। लगता है साहब उससे ना मिल पाऊंगा। एक बहना थी कजरी हमारी सुनो। इंस्पेक्टर, आज मुझे तुम गोली मार दोगे, ये बात सत्य है। कोई बेटा अपनी माँ के गोद से कोख से पैदा नहीं होता डकैत। डकैत उसे मजबूरी, उसकी परेशानी, बेबसी बंदूक उठाने पर उसको मजबूर कर देती है। नैनागढ़ का रहने वाला हूं। बचपन में माँ बाप मर गए। एक बहन थी जिसका नाम कजरी था, जिसकी शादी मैंने पर्वत नाम के लड़के से कर दिया नैनागढ़ में। लेकिन वहां के लोग सब के सब लालची ठहरे। एक भी आदमी ठीक नहीं, सिर्फ बाप उसका ठीक था बस। इंस्पेक्टर, बहन की ससुराल में दहेज के खातिर मेरी बहन को मारा जा रहा था। एक दिन की बात है, मैं जब उसके दरवाजे पर पहुंचा, उसकी सास ने मुझसे 50,000 रुपए नगद, मोटरसाइकिल, वॉशिंग मशीन मांगा। हमने कहा भाई इस वक्त हमारे पास पैसा नहीं है।
उसने कहा कि जाओ पैसे लेकर आना, तब विदाई होगी तुम्हारी बहन की। मेरी बहन को एक बार मुझसे मिलवा दो, नहीं मिलवाई। घर वापस आया तो क्या देखता हूं, हमारी धर्म पत्नी थी जिसका नाम गौरी था, उसके पेट में चाकू लगा हुआ था। क्या हुआ गौरी, कर्मा तुम आ गए। हाँ, सेठ रंजीत ओबराय हमारी इज्जत लूट लिया। जब मैंने कहा कि सारी बात अपने पति से बताऊंगी, तो उसने मेरे पेट में चाकू मार दिया। कजरी नहीं आई, आएगी पर्वत के साथ। कजरी का नाम लेते लेते उस दुनिया को छोड़कर चली गई, मर गई। मेरी जिंदगी की कहानी वहीं से खत्म हो गई साहब। मैं कितना बड़ा डकैत हूं, ये सारी हकीकत आपसे बता रहा हूं। मैंने सेठ रंजीत ओबराय के अलावा आज तक किसी पर गोली नहीं चलाया। मैंने सिर्फ गरीबों की मदद की है, आज तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। जिस सेठ रंजीत ओबराय की आप मदद कर रहे हैं, वो आदमी ठीक नहीं था साहब। लाचार लड़कियों की इज्जत को लूटना वो अपना खिलवाड़ समझता था। थाना अदालत सारा जेब में रखता था। और मैंने आज सेठ रंजीत ओबराय के मारने के बाद कोई गम नहीं है मुझे। बस आखिरी बात, अगर मैं मर जाऊं तो मेरी लाश मेरी बहन का हवाले कर देना। पहली बात तो जिंदा नहीं होगी, क्योंकि कुत्तों ने मार डाला होगा उसे। अगर जीवित रहे तो आप पुलिस वाले हैं, उसका पता लगाना और बताना कि ये कर्मा की लाश है। क्या बात है। अभी अभी आप बड़ी सौड़ी बात कर रहे थे कि मैं कर्मा तुम्हें इनकाउंटर करूंगा, गोली मार दूंगा, ये है वो है। क्या देख रहा हूं, तुम्हारा सर झुक गया, चेहरा उतर गया, आखिर बात कहां है, बोलो। वाकई में तुम्हारे साथ बहुत अत्याचार हुआ है। हाँ। तुम्हारी कहानी सुनकर आंसू आ गए। लेकिन क्यों? मारने के बाद तुम्हारी लाश तुम्हारी बहन कजरी के हवाले कर दूं, उसके सिवा हमारा कोई नहीं। आंसू क्यों आ गए? हाँ, हमारी बात सुनिए आप। बोलो। गौर से देखो कर्मा भैया मुझे, गौर से देखो कर्मा भैया मुझे, ऐ खड़ा सामने भैया पर्वत सुनो, आपको ढूंढा मैंने कहां से कहां, आपको ढूंढा मैंने कहां से कहां, अपने सीने से भैया लगा लीजिए, आपको ढूंढा मैंने कहां से कहां। भाई साहब, मैं पर्वत हूं, वही कजरी का पति, और आपके साथ में इतना कुछ हो गया, हमें कुछ नहीं मालूम। बहुत अत्याचार हुआ है आपके साथ में। तो तुम पर्वत हो? मैं पर्वत हूं। कजरी कहाँ? कजरी जिंदा है, हमारे घर पर है, सही सलामत है। कई महीनों से मैं आपकी तलाश कर रहा था, कई बार आपके गांव भी गया, लेकिन आपके गांव का कोई भी व्यक्ति ये नहीं बताया कि आपके साथ में इतना सब कुछ हुआ है। वाकई में साला वो सेठ रंजीत ओबराय का दबदबा था, सच कहते हैं आप। कजरी कहाँ मिलेगी? कजरी हमारे घर पर है। मैं मरने से पहले अपनी बहन से एक बार मिलना चाहता हूँ। अगर आप कजरी से मिलते तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होती, लेकिन कजरी यहां से इतनी दूर है कि हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं आपसे कजरी से मिलवा सकूं।
मैं जानता था कि तुम्हारा यही जवाब होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि हमारे नजर में पहले मेरा कानून है, मेरा इंसाफ है। मैं एक पुलिस वाला हूं, उसके बाद ये रिश्ते नाते हैं। ठीक है, हम ये रिश्ता नहीं निभाना चाहते। गोली मार दो मुझे। गोली तो मार दूंगा भाई साहब, लेकिन कजरी को क्या बताऊंगा यही सोच रहा हूं। गोली चलाओ, मार दो। हमें माफ कर दीजिएगा। नंबर 1 और नंबर 2। पर्वत, अरे माँ, आपने यहाँ तक चली है, ये आपके हाथों में कोड़ कैसे हो गया है माँ? ये सब कब हो गया? बेटा, हाँ, तेरे खाने में जहर मिला करके तुझे पागल करके भगाने वाला कोई और नहीं, यही तेरी माँ है। सब जानता हूँ माँ। तुझे घर से भगा दी, तेरे जाने के बाद बहू कजरी को भी मार करके घर से भगा दी, और कुछ ही दिनों के बाद मेरे हाथों में कोड़ हो गया। मैं तुम दोनों को ढूंढने लगी, ढूंढते ढूंढते कल्पनापुर थाने तक आई। थाने आने के बाद तुझसे मुलाकात नहीं हुई, बहू से मुलाकात हो गई, और बहू को लिवा करके तुझे खोजने जा रही थी। बेटा पर्वत, ये बता भैया, हाँ तू किसे जान से मारने जा रहा है? माँ, मैं जिसे जान से मारने जा रहा हूँ आपको बताऊंगा। आप रोइए नहीं। आज पहली बार मैं आपकी आंखों में आंसू देख रहा हूँ। अपने बेटे के लिए रो रही हैं। बेटे की तलाश करते करते यहां तक चली आई। माँ, आप मेरे साथ जो कुछ की, या मेरी पत्नी के साथ जो कुछ की, मैं सब कुछ भूल गया माँ। आपको देखने के बाद सब कुछ भूल गया मैं आपको माफ कर दिया माँ, और आप हमें भी माफ कर दीजिए। मैं आपको बार बार समझाता रहा कि दुल्हन ही दहेज होती है माँ, लेकिन आपको हमारी बात समझ में नहीं आई। आखिर में ये आपकी बहू का श्राप है जो आपके हाथों में कोड़ हुआ है। सही कह रहा है पर्वत। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आप चाहे जैसी भी हैं, हमारी माँ है। हम आपसे माफी मांगते हैं माँ, हमें माफ कर दीजिए। उस दिन मैं आपके ऊपर हाथ उठा दिया था, ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे। मैं आपका इलाज करवाऊंगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे माँ, रोइए नहीं। और डाकू कर्मा नाम है उनका, जिन्हें मैं गोली मारने जा रहा हूँ। कर्मा? और वो डाकू कर्मा कोई और नहीं माँ, कौन है बेटा वो? अपनी कजरी के भाई साहब हैं। हाँ माँ, वही कर्मा भैया हैं जो अपनी बहन के दरवाजे पर आए थे। आपने उन्हें दहेज के कारण दरवाजे से मारकर भगा दिया। उसके बाद तो उनकी दुनिया ही उजड़ गई माँ। एक डाकू बन गए, सेठ रंजीत ओबराय का खून कर दिए, और आज मैं उनका इनकाउंटर खुद करने जा रहा हूं अपने हाथों से। बहन से वादा किया था कि मैं तुम्हारे भाई से तुम्हें मिलवाऊंगा। माँ, क्या मैं यही बताऊंगा कजरी कि तुम्हारे भैया को गोली मार दिया मैंने? माँ, अगर तुम्हारे साथ में कजरी आई है तो उसे बुलाओ। आई है बेटा। कम से कम आखिरी बार मैं कजरी से मिलवा दूं भाई साहब सही को। कह रहा है भैया। बुलाओ। बहू, अरे ओ बहू, बहू तुझे लिवा करके आई। ये देख मेरा बेटा पर्वत मुझे मिल गया है, और पर्वत तुझसे कुछ बातें करना चाहता है। कजरी, बात कर लो बहू, बात कर लो। हाँ बहुत अच्छा हुआ कजरी जो तुम माँ के साथ यहाँ तक चली आई। एक डाकू का इनकाउंटर करने जा रहा हूं मैं कजरी, लेकिन वो बेचारे अपने घर वालों को याद करके बहुत रो रहे हैं। उनकी एक बहन है, कह रहे कि जब मुझे गोली मार देना तो मेरी लाश मेरी बहन के हवाले कर देना। बहुत रो रहे हैं, हिम्मत नहीं पड़ रही कि कैसे उनके ऊपर गोली चलाऊं। एक कजरी, आपकी हिम्मत नहीं पड़ रही? हाँ कजरी, लेकिन क्यों? ना जाने क्यों उनके आंखों के आंसू देख कर देखो
ये सामने खड़े हैं, देखो तुम्हें, शायद तुम्हें देखकर कुछ उनके दिल में सुकून मिल जाए। हाँ? देखो। कौन हो भैया आप, जो आज अपने परिवार को याद करके रो रहे हो? आखिर आपको ऐसा ही करना था तो फिर आप डाकू क्यों बने? ये सब करने से पहले आपको आपके बहन की ख्याल नहीं आया कि उसका क्या होगा आपके बाद? जो होना था सो हो गया। आज आखिरी वक्त है कर्मा का। बची है सिर्फ हमारी बहन, उसके लिए थोड़ा सा परेशान था। कौन हो तुम? मेरा नाम कजरी है। थोड़ा चेहरा घुमा। भैया आप तभी तो ये कह रहे हैं कि आपके ऊपर ये गोली नहीं चला सकती। आज इस्माइली को हम पर तरस आ गया कि माँ, हे परमात्मा, मेरी बहन को मरने से पहले एक बार जरूर मिला देना। सो भेज दिया तुझे। कैसी है तू? ठीक ठाक है भैया हाँ? आज आपके सामने ऐसे मोड़ पर मिली हूँ, हाँ आप हमसे पूछ रहे हैं कि कैसी है। भाई हूँ, पूछता है भाई। थोड़ी देर बाद आपको भी गोली मार देंगे। ठीक है। इस बहन की हालत क्या होगी आप समझ सकते हैं। इतने दिनों तक आपसे नहीं मिली और आज जब मिल रहे हैं तो मुझसे हाल चाल पूछ रहे हो। भैया शादी करने के बाद एक बार भी अपनी बहन से मिलने नहीं आए आप, क्यों भैया? अगर माँ बाप जिंदा होते तो वो अपनी बिटिया से मिलने जरूर आया करते, लेकिन आपने तो शादी करके जैसे अपने सर का बोझ हल्का कर दिया। और बोल। शादी करने के बाद अपनी बहन को भूल गए। जितना कोसना चाहती आखिरी बार कोस ले। माँ बाप दुनिया में जिंदा होते तो जरूर आते। भाई था, शादी किया और शादी करके रिश्ते को भूल गया। यही कहना चाहती है? हाँ भैया। नहीं कजरी, गया था तेरे ससुराल में, गया था। आप आए? तेरी सास ने मारकर दरवाजे से भगा दिया दहेज के खातिर। एक बार कजरी को देखना चाहता हूं, मिलने नहीं दिया। मजबूर था मैं। दोनों हाथ बने थे हमारे, एक तरफ सेठ रंजीत ओबराय का कर्ज, दूसरी तरफ तेरे दहेज की इतनी बड़ी रकम। कजरी जो तू घर से ससुराल आई, उस दिन से लेकर आज तक मैं कभी सुधरा नहीं। तेरी भाभी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। सेठ रंजीत ओबराय ने उसकी इज्जत लूटा और उसे मार डाला। उस दिन से मैं पागल हो गया। एक बात दिमाग में थी कि सेठ रंजीत ओबराय को मारूंगा कैसे, कब मारूंगा उसे, और मिला मैंने मार डाला उसे। खत्म कर दिया सेठ रंजीत ओबराय की कहानी। बस बात रही तेरी कल्पनापुर, हिम्मतगंज, नैनागढ़, चारों तरफ तलाश किया, लेकिन कजरी तेरा कहीं कोई पता नहीं चला। इसके पहले मैं तेरे पति को मारना चाहता था, बाद में पता चला तेरा पति ईमानदार है। बहन भैया आज तेरे भाई को गोली मार दिया जाएगा। आज के बाद इस तेरे भाई की कहानी खत्म हो जाएगी, लेकिन आज के बाद अपने पति के साथ इज्जत से रहना, अपना हक, अपनी कीमत समझना। अगर तेरी सास ने तेरे साथ बुरा बर्ताव किया तो तू पढ़ी लिखी समझदार थी, तो उसको सहना नहीं था बल्कि उसका जवाब देना था। बहन वो दौर और था। अगर पढ़ी लिखी है, ग्राम है, समाज है, प्रधान है, थाना अदालत किस लिए बनाई गई है? मदद के लिए। बहन ये दोनों हाथ हमारे खून से रंगे, हमारे हाथ खूनों से रंगे हैं गुड़िया। जी चाहता था कि अपनी कजरी को अपने गले से लगा लूंगा, लेकिन नहीं, शायद ये मालिक को मंजूर नहीं है। कजरी
मंजूर नहीं है ये हाथ साले गंदे हैं हमारे। जा जा तो अपने ससुराल में खुश रहना, मालिक तुझे खुश रखे मेरी बहन। पर्वत कुमार आओ आओ, हम पर गोली चलाओ, इस खेल को यहीं पे खत्म कर दो। कजरी माफ कर देना हमें। नंबर 1 और नंबर 2। रुक जाइए साहब। क्या नाम है तुम्हारा, क्यों रोक रही हो? मेरा नाम किरण है साहब। मैं अच्छा। सेठ रंजीत ओबेराय की बहन हूँ। सेठ रंजीत ओबराय की बहन हो तुम? दोषी ये नहीं, हाँ। दोषी मेरे बड़े भैया थे सेठ रंजीत ओबेराय। अच्छा, जो सारा कारनामा हुआ वो मेरे आंखों के सामने हुआ साहब। हाँ। मैं कोर्ट से आ रही हूँ सुलहनामा लेकर, इसमें सारी साबूतें लिखी हुई है, अच्छा, आप पढ़ सकते हो। देखता हूँ कौन सा सबूत लेकर आई है। ये तो वाकई में सुलहनामा का कागज है, और सच में कजरी ये जो बता रही है इसमें सब कुछ लिखा है। सारे वारदात की ये चश्मदीद गवाह है। हाँ, और ये भी लिखा है कि मैं सरकारी गवाह बनूंगी, कोर्ट में गवाही दूंगी। ये साइन भी है मजिस्ट्रेट का। कजरी इसके आधार पर ना क्या मैं बात है भाई साहब पर्वत, के ऊपर गोली नहीं चला तुम हम सकता। पर गोली चलाने के बजाय क्यों टाइम पास कर रहे हो? भाई साहब एक लड़की है, हाँ वो आई है सुलहनामा का कागज लेकर। अच्छा, हाँ, कोर्ट से आई है, और इसमें ये लिखा है कि मतलब तुम हम पर गोली नहीं चला सकते ये नहीं, बताना नहीं, चाहते हो? नहीं। वो लड़की कौन है, बुलाओ उसे। क्या नाम है उसका? किरण नाम है, हो किरण। गया, समझ गया। किरण, मैंने तेरे भाई को गोली मार दिया, तेरी हवेली जला दी। उस दिन तुझे भला बुरा कहा, फिर भी तुमने हमारे साथ इतना बड़ा एहसान क्यों किया? मैं आपसे प्यार करती हूँ कर्मा। मैं कितनी बार आपको बोलूं अच्छा, कि मैं आपके बगैर नहीं रह पाऊंगी। आज पहली बार तो बोल रही। नहीं, उस दिन भी तो बोली थी। कहाँ बोली थी? वो छोटी वाली कहाँ गई, उसी से बोली थी मैं। छोटी वाली से बोली कि तब मेरे तक प्यार पहुंच जाएगा। वो तो खुद मुझसे प्यार करना चाहती थी। वो गुस्से में हो गई थी उस दिन। देखो तुम, देखो मैं किसी से शादी नहीं करना चाहता। उस दिन मेरे दिमाग में दूसरी बात थी कि तेरे भाई ने मेरे साथ गद्दारी किया है, और मैं गलत था उस वक्त, क्योंकि भाई का बदला बहन से नहीं लिया जा सकता। तुम एक नेक लड़की हो, तुमने हमारी बहुत मदद किया है, समझ गई? इधर आओ, आ जाओ आ जाओ। माता जी, हाँ बेटा कर्मा। मैं क्या देख रहा हूँ कि आपके हाथों में कोड़ हो गया है। हाँ बेटा, मेरे हाथों में कोड़ हो गया है। हाँ, ये सब तो मेरे करने का फल है। जो मैं दहेज को लेकर के तुम्हें परेशान की, अपनी बहू को परेशान की, ऊपर वाले की देन है। वही मेरे करने का फल मुझे मिल गया है बेटा। मतलब तुम बताना ये चाहती कि दुनिया में जो आदमी गलत करता है उसको दुनिया में ही सजा मिल जाती है? यहीं पे सजा मिलती है बेटा। तो कर्मा देखो, मैं तुम्हें बहुत परेशान की हूँ बेटा। हाँ, अगर हो सके तो अपनी माँ समझ करके मेरी गलती माफ कर दो भैया। देखो तुम हमारी बहन की सास हो, गलती तो हमने भी किया है। उस आवेश में आकर मैं तुम्हें गोली भी मार देता, तुम्हारे बेटे को भी मार डालता, लेकिन मालिक जो चाहता है वही होता है। बस इतना समझो कि आई हुई तमाम जनता से गलती मानो कि जैसे माँ अपनी बेटी को पालती है, बड़ी करती, जवान हो जाती है, उससे गलती होती है तो माँ उसमें पर्दा डाल देती सही है। कह रहे हो कर्मा। लेकिन अगर वही गलती बहू घर में कर दे जरा से तो आग लगा देती है सास। तो सास ना बन के अगर माँ बनी रहे तो कभी सास बहू में झगड़ा ना हो। गलती सही मानो कह रहे हो बेटा। बहू को बहू नहीं बल्कि बेटी समझना चाहिए। मेरा बेटा पर्वत मुझे बार बार समझा रहा था कि दूल्हा नहीं दहेज है माँ, लेकिन मैं एक भी बात न मानी, अपने जिद पे अड़ी रही। आज उसी का फल मुझे मिल रहा है। मैं तो सबसे यही कहूंगी कि मेरी गलती माफ करो और अपने बहुओं की इज्जत करो। बहू को बहू नहीं बेटी समझना चाहिए। चलिए ठीक है कर्मा। हाँ। ए माँ,
भाई साहब अगर वो आपसे प्यार करती है तो आप जो कह रहे हैं कि नेक लड़की है, नेक तो है ही है, हाँ और आपका घर बसाना है, हाँ मैं आपकी शादी जरूर करवाऊंगा। और आप शादी कर लेंगे तो कजरी बहुत खुश रहेगी। चलिए ठीक है, हाँ अगर ऐसी बात है तो मैं इससे शादी कर लूंगा, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा मैं टाइम दो। ठीक है, समझेंगे, हाँ। अगर जरूर समझेंगे तो शादी। ए किरण लगाओ, देखो हाथ हटाओ, हाथ हटाओ, हाथ हटाओ, अरे हथवा तो हटाओ। अरे चलो ठीक है, हाथ रख ही दी है तो क्या करेंगे। शादी करेगी मुझसे? पागल टाइप का आदमी हूं मैं। तो क्या हुआ, झेल लूंगी। झेल लेगी? ये भी पागल ही लग रही है। नहीं इसके बर्ताव से लग रहा है कि आपको चलो भाई, ज्यादा प्यार करती है। चलो ठीक है, चलो हम तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हैं। साथियों, यहीं से हमारी संगीत का अंत होता है। संगीत का नाम था बहरी सास कानून, हेलो उर्फ डाकू कर्मा सिंह। अगर हमारा प्रोग्राम आप सबको अच्छा लगा, वो पसंद आया, तो दोबारा सेवा करने का मौका जरूर देंगे। आ गए शिव कुमार।